बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कल जैसे आपको पता है कि काफ़ी बात चल रही है कि यूएस में इलेक्शंस में, अमेरिकन इलेक्शंस में कौन जीतेगा, रिपब्लिकन डोनाल्ड जे ट्रम्प या तो डेमोक्रेटिक कमाला हारिस। तो उसमें मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं कि एलन रिचमन जो एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने पिछले 10 इलेक्शंस यूएस के प्रेडिक्ट किए हैं, जो पूरे एक्यूरेट प्रेडिक्शन किए इस एतबार से कि कौन जीतेगा। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें कैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया और वो कैसे इस नज़रिए तक पहुँचे या इस मॉडल तक पहुँचे कि जो प्रेडिक्ट करता है। तो इसका टाइटल होता है, जैसे उनकी किताब का भी है, 13 कीज़ टू द वाइट हाउस। तो बेसिकली ये 13 चाबियाँ हैं, 13 कीज़ हैं। तो उसमें देखते हैं कि कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया और फिर उसमें प्रेडिक्शन में हमेशा वो सही निकलते हैं। तो ये हैं एलन रिचमन, जो कि प्रोफेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। तो इनकी 13 कीज़ हैं। सबसे पहले इन्होंने कीज़ डेवलप की 1981 में, और इन्होंने ख़ुद बताया कि इनका इंटरेस्टिंग वाक़या है कि एक सोवियत साइंटिस्ट, उस ज़माने में रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, तो सोवियत साइंटिस्ट व्लादिमीर किलिस बोरक के नाम से उनके पास आया, और वो जो है अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में एक्सपर्ट था, उस अर्थक्वेक्स का साइंटिस्ट था। तो उसने एलन रिचमन से ये कहा कि क्यों ना हम इस चीज़ को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए कि इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं। वो एक्सपर्टीज़ जो ज़लज़ले की तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं साइंटिफिक, और उसको हम इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिक्स में। तो एलन रिचमन ने फिर उसमें डेवलप किया और उन्होंने 13 कीज़ बनाई उसको देखते हुए, उसके आइडिया से। तो वो ख़ुद ये कहते हैं एलन रिचमन कि उनको इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, या उनके जहन में ये बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनको सोवियत साइंटिस्ट ने ये बात बोली तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा और सोचा, और फिर इस नतीजे तक पहुँचे कि 13 कीज़ डेवलप की, जो कि 1981 में डेवलप उन्होंने की थी। और ये इसकी ख़ासियत ये है कि एक ब्रॉड बेस सिस्टम है। वो देखता है कि इलेक्शंस कैसे चलते हैं, उस पार्टी की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो भी वाइट हाउस में है, यानी जो रूलिंग पार्टी है। तो ये साइंटिफिक मेरिट है, और ये जो है गवर्नेंस के देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, उनकी कैंपेनिंग पावर को नहीं, कि वो कितने कैंपेन करते हैं और उनके लीडर्स क्या बात करते हैं, ऐसा नहीं है इसमें। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए। तो ये जो है जैसे पोल्स होते हैं और दूसरे स्नैपशॉट्स, तो एलन रिचमन खुद ये कहते हैं कि जो दूसरे पंडित जैसे जो प्रेडिक्ट करते हैं, या पोल्स या स्नैपशॉट्स, जो पोल्स होते हैं वो पूरे स्नैपशॉट्स होते हैं किसी भी वक्त को, किसी कैंडिडेट को देखने के लिए, लेकिन वो ये नहीं बताते आपको कि इलेक्शन कौन जीतेगा। तो ये 13 कीज़ हैं, ये ट्रू और फॉल्स होती हैं ये 13 स्टेटमेंट्स के बारे में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि पार्टी अभी कौन सी पावर में है। तो अगर उसके फेवर में जाता है तो ट्रू होता है, अगर उसके स्टेटमेंट अगेंस्ट जाएगी तो फॉल्स होगी। और अगर 13 में से 6 से या उससे ज़्यादा फॉल्स हो जाए तो फिर जो है जो पार्टी वाइट हाउस में वो हट जाती है और नई पार्टी आ जाती है। तो ये मॉडल इन्होंने जब 1981 में बनाया, उसके बाद 1984 तक बिल्कुल एक्यूरेट, पहली दफ़ा उन्होंने 1984 में इस्तेमाल किया। उसके बाद से लेकर 2020 तक, यानी 10 इलेक्शन तक बिल्कुल एक्यूरेट इसने प्रेडिक्ट किया। और इसकी एक्यूरेसी वो कहते हैं इतनी है कि पहले इसको अगर आप यानी उससे पहले इलेक्शंस में भी इसको टेस्ट करें तो 1860 से पूरे सही इलेक्शन प्रेडिक्ट करता है ये मॉडल जो है ना यूएस के। तो इसकी सबसे पहली कीज़ है पार्टी मैंडेट। पार्टी मैंडेट जो है ये की क्या देखती है, देखती है कि परफॉर्मेंस जो है, जो अभी पार्टी रूलिंग है, जो इनकम्बेंट पार्टी यानी जो पार्टी जो है वाइट हाउस को होल्ड करती है, वो मिड टर्म इलेक्शन में कैसा परफॉर्म किया, क्या उसकी मिड टर्म इलेक्शन में जो है सीटें इंक्रीज़ हुई या कम हुई हैं जो उसके पास पहले थी। तो मिड टर्म इलेक्शन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो इसकी जो है यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है बाइडेन की, उसने सीटें लूज़ की हैं। तो जो बाइडेन की पार्टी ने सीटें लूज़ की हैं, तो ये चीज़ ये कि इनके हक़ में फॉल्स हो गई है, इनकम्बेंट पार्टी के हक़ में ना। तो इसलिए ये पहली की जो है फॉल्स है। मैंडेट इसको कहते हैं पार्टी मैंडेट की।
यानी कि मिड टर्म इलेक्शन ही गेज करते हैं कि मिड टर्म में लोग यानी इतने खुश नहीं थे कि उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन में जो है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनको उससे ज़्यादा सीट्स दी हों। दूसरी की होती है कॉन्टेस्ट की। इसमें कॉन्टेस्ट की जो होती है ये की देखती है कि जो भी कैंडिडेट है उसको जो है कितना अपोजिशन मिला अपनी कैंडिडेटसी अपनी अपनी पार्टी के अंदर से। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस इलेक्शन में प्राइमरीज होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट किसी पार्टी के लिए खड़ा होता है पहले उनके इंटरनल अपने अंदर के इलेक्शन होते हैं एक तरीके से, तो जो उसमें जीतता है फिर वो पार्टी कैंडिडेट बनता है, उसको सब इंडोर्स करते हैं। तो अगर उसको सिग्निफिकेंट अपोजिशन मिलती है तो ये की भी फॉल्स होती है। लेकिन यहाँ पे कमाला हारिस को उन्होंने डायरेक्ट लेके आ गए, उसने कोई पार्टी उसमें नहीं वो करा, यानी अब उसमें प्राइमरीज़ में उसने कोई नहीं लड़ा। तो इसलिए ये चीज़ जो है ट्रू है, क्योंकि ट्रू इस तरीके से कि उसकी कोई सिग्निफिकेंट या तो कोई उसकी वो नहीं है, अपोजिशन मुखालफत कोई नहीं है किसी भी दर्जे में अपनी पार्टी के अंदर। तो ये की जो है ट्रू हो गई। उसके बाद तीसरी की जो है इनकम्बेंसी की जो है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट है क्या वो दोबारा लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा, वो दोबारा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो खड़ा हुआ होता है तो फिर उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट होता है, तो इसकी वजह से उसको बेनिफिट होता है। तो अभी वो नहीं है, अभी कमाला हारिस है, तो फिर ये फॉल्स हो गई सिटिंग इनकम्बेंट पार्टी के लिए जो कि डेमोक्रेट है। अब ये है थर्ड पार्टी की का मतलब ये होता है कि दो बड़ी पार्टियाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा कोई तीसरी बड़ी पार्टी सिलेक्शन में है। तीसरी बड़ी पार्टी के मुराद ये है कि 10 से ज़्यादा वो पोलिंग में आ रही हो, उनके जो पोलिंग आ रही हो रिज़ल्ट्स आ रहे हों वो 10% से ज़्यादा हों। तो अभी भी जैसे पहले वो था कैनेडी जूनियर, तो वो भी 5% के करीब था, और दूसरी पार्टीज़ कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो 10% से ज़्यादा हो। तो ये की भी जो है फिर उनके हक़ में जाती है जो इनकम्बेंट या भी रूलिंग पार्टी है डेमोक्रेट की। तो ये की भी ट्रू है। अगर ऐसा होता कि ये की जो है अगर ऐसा होता है कि कोई बड़ी पार्टी होती तो फिर यानी 10% से ज़्यादा पोलिंग में आ रही होता थर्ड कैंडिडेट, तो ये की फॉल्स हो जाती है। उसके बाद पांचवी की होती है शॉर्ट टर्म की जो है वो बहुत एलन रिचमैन के ज़माने के वो बहुत इसको डायरेक्ट एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि इसके सिर्फ ये है कि अगर इलेक्शन ईयर में रिसेशन है या नहीं है, और इसमें जो है यानी लोगों के अजम्पशंस या इम्प्रेशंस में नहीं इसको जज किया जाएगा। इसको जज किया जाएगा सिर्फ इस चीज़ में कि जिस साल इलेक्शन हो रहे हैं उस साल रिसेशन है या नहीं है, और इस साल रिसेशन नहीं है यूएस में। तो लिहाजा ये भी उनके हक़ में गई जो रूलिंग पार्टी है, तो ये की भी ट्रू है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म इकॉनमी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखती है किसी भी यानी इनकम्बेंट पार्टी जो रूलिंग पार्टी है पिछले उसकी टर्म में, यानी जो पिछले प्रेसिडेंट की टर्म में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। और इसका भी बहुत डिफाइंड क्राइटेरिया है। एलन रिचमैन ने जो उसका क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर रखा है, वो क्राइटेरिया ये है कि क्या रियल टर्म पर कैपिटा जीडीपी इसके दौरान जो रूलिंग पार्टी है रियल टर्म पर कैपिटा जीडीपी ग्रो हुआ है एवरेज में पुरानी 2 टर्म्स के रियल जीडीपी पर कैपिटा के मुकाबले में। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हो। इसका मतलब ये हो कि अभी तक यानी तकरीबन 4 साल हो गए जो इनकी डेमोक्रेट की बाइडेन की गवर्नमेंट में, इसका जीडीपी जो ग्रोथ है एवरेज 4 साल का, क्या वो उससे पहले 8 साल के बराबर या उससे ज़्यादा है। अगर उसके बराबर है और उससे ज़्यादा है जीडीपी रियल ग्रोथ पर कैपिटा, तो ये की ट्रू है। पर कैपिटा यानी उसको पॉपुलेशन में डिवाइड करके लेते हैं। तो लिहाजा बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन पिछले 8 साल से ज़्यादा इकॉनमी जो है ग्रो करी है पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ इन 4 साल में, अगर आप उसको पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये की भी वो कहते हैं कि ट्रू है उनके फेवर में सिटिंग पार्टी के। इसके बाद आती है पॉलिसी चेंज जो है ये की का मतलब ये होता है कि अगर पार्टी जो रूलिंग में उन्होंने कोई मेजर पॉलिसी चेंज किए हैं, जैसे बड़े सिग्निफिकेंट जो पॉलिसी चेंज होते हैं, और ये नहीं देखती कि उसका नताइज या तो लोगों की नज़र में वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे कि सिर्फ ये देखती है कि उन्होंने चेंज किए हैं या नहीं किए। अगर उन्होंने सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज की है तो ये की जो है ट्रू होती है, बेशक लोगों की नज़र में वो जो इतनी पॉपुलर हो या ना हो। और अगर ये की जो है और अगर उन्होंने ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज नहीं की
तो ये की जो है फिर फॉल्स हो जाती है। तो एलन रिचमन ने जब इसको एनालिसिस किया इस साल के अतबार से 2024 के इलेक्शन के अतबार से, तो उन्होंने ट्रू बोला, और उन्होंने इसके बारे में रीज़निंग देते हुए ये कहा कि ट्रंप ने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए जिसमें उसने ट्रंप के एनवायरमेंटल और इमिग्रेशन ऑर्डर्स को रिपील किया, पेरिस अकॉर्ड को दोबारा ज्वाइन किया, चिप्स बिल, स्टिमुलस इन्फ्लेशन पैकेजेस और स्टिमुलस बिल, इन्फ्लेशन कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल बिल, काफ़ी सारे उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस कराए इन डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से। तो ये मेजर पॉलिसी चेंज किया है उन्होंने पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में जो बाइडन की, जो ट्रंप की थी। तो ये की भी उनके हक़ में जाती है। इसके बाद है सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा जैसे मुल्क में फसाद हो या अनरेस्ट हो और जिसको कहते हैं हालात सही ना हो, जैसे कि वो कहते हैं कि 60s और 70s में था, या तो ब्लैक लाइव्स मैटर जो 2020 में हुआ, या तो 1968 के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जहाँ पे भी लड़ाई हो गई थी। तो ऐसी अगर हालात हों तो ये की नेगेटिव हो जाती है इनकम्बेंट पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी कोई ज़्यादा जो है सोशल अनरेस्ट नहीं है, तो ये की भी ट्रू है, और ये की जो है रूलिंग पार्टी का भी हक़ में जाती है। तो ये भी इनके ट्रू आई। उसके बाद है स्कैंडल की। एलन रिचमन कहते हैं कि स्कैंडल की जो है वो बहुत स्पेसिफ़िक होती है, इस तरीके से कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट के स्कैंडल को इसमें गेज किया जाता है। जैसे कि दिस की असेस द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हैज़ बीन टेंटेड बाय स्कैंडल, यानी अभी जो प्रेसिडेंट है उसका कोई स्कैंडल्स हैं या नहीं है, बेशक उसके रिश्तेदारों के हों या ना हों, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के हों, ये चीज़ ये नहीं देखती, सिर्फ प्रेसिडेंट को फोकस करके की देखती है कि प्रेसिडेंट के जो है कोई स्कैंडल हैं या नहीं है, करप्शन के या कुछ चीज़ के। और जैसे अभी बाइडन के कोई ख़ास स्कैंडल नहीं है, कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है, तो ये की भी ट्रू है, और ये उनके हक़ में जाती है डेमोक्रेटिक या इनकम्बेंट पार्टी के। उसके बाद आ गई नो फॉरेन और मिलिट्री फेलियर। तो यहाँ पे एलन रिचमन कहते हैं कि ये जो है ये की जो है बेसिकली देखती है कि उनके गवर्नमेंट की मेजर मिलिट्री या फॉरेन फेलियर है कोई या नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये की जो है लाइट रेड है, यानी बिल्कुल फॉल्स नहीं है, लेकिन हैवीली टिल्टिंग टुवर्ड्स फॉल्स है, क्योंकि वॉर इन गाज़ा जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है कि जो वहाँ पे नताइज आए और रिज़ल्ट आए, तो वो फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री फेलियर के तौर पे इसको देखते हैं। तो ये एक की नंबर 10 जो है फॉल्स है। उसके बाद की नंबर 11 जो है मेजर फॉरेन और मिलिट्री सक्सेस। तो ये जो एलन रिचमन कहते हैं कि अगर यानी इसका मतलब है हैज़ द एडमिनिस्ट्रेशन अचीव्ड अ मेजर फॉरेन पॉलिसी, कोई इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कोई बड़ा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो एलन रिचमन इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि बाइडन ने यानी एक हद तक सिंगल हैंडेडली यूक्रेन में सक्सेस किया था, और पूरी वेस्ट की कोalition लेके आ गए थे रूस को और पुतिन को यूक्रेन कॉन्कर करने से और फ़तह करने से रोकने के लिए, और अगर वो ऐसा ना करते तो यूक्रेन फ़तह हो चुका होता। तो ये जो है एक सिग्निफिकेंट उनके वो कह रहे थे कि मिलिट्री सक्सेस है। तो की 11 जो है ये ट्रू है। की नंबर 12 जो है ये होती है करिश्मा इनकम्बेंट। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट लड़ रहा है अभी रूलिंग पार्टी की तरफ से, क्या वो करिश्मेटिक है या नहीं है। और करिश्मा उनको मतलब ये और करिश्मा का मतलब जो एलन रिचमन जैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि वो ब्रॉडली इंस्पिरेशनल कैंडिडेट होता है, जिसको एक पार्टी के नहीं बल्कि दोनों पार्टी के लोग जिससे इंस्पायर होते हैं, और उसके यानी दोनों पार्टी को अपील करता है। वो सिर्फ ये नहीं कि अपनी पार्टी के लोगों को अपील करे। और वो कहते हैं जैसे वन इज़ इन अ जनरेशन जो लीडर होते हैं, वो वंस इन अ जनरेशन टाइप लीडर या करिश्मेटिक पर्सनैलिटी होती है इसमें। तो वो एग्जांपल देते हैं कि उनकी नज़र में सिर्फ 20th सेंचुरी में 6 लोग ऐसे आए, टेडी रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, डिवाइड आइजनहावर, जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रेगन और बराक ओबामा। तो उन्होंने कहा जैसे कितने सारे इलेक्शन में सिर्फ उनको 6 लोग ऐसे मिले कि वो कहेंगे कि करिश्मेटिक हैं, जिनको दोनों पार्टी यानी पार्टी के अलावा बाहर भी लोगों ने पसंद किया। तो वो कहते हैं कि इसको इस पैरामीटर के तहत कमाला हारिस जो है करिश्मेटिक इनकम्बेंट नहीं है, उनकी कोई ऐसी नहीं, उनकी नज़र में ख़ास करिश्मेटिक अपील नहीं है। तो लिहाजा ये जो है फॉल्स जाएगा, ये यानी सिटिंग पार्टी के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि उनका जो वो है कैंडिडेट वो इतना करिश्मेटिक नहीं है कि बियॉन्ड
बियॉन्ड पार्टी और दूसरे सबको अपील करे। उसके बाद आता है आखिरी पॉइंट, चैलेंजर करिश्मा। ये गेज करता है कि जो जो चैलेंजर है यहाँ पे, जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो करिस्मेटिक हैं या नहीं, और दोबारा वैसे ही जैसे वंस इन अ जनरेशनल ब्रॉडली इंस्पिरेशनल कैंडिडेट हैं या नहीं है। यानी वो वैसे अफराद जो इतने करिस्मेटिक होते हैं, जो जनरेशन में एक दफ़ा शायद पाए जाते हैं बकौल उनके। तो वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक जो है वो उसको बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोग पसंद करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ब्रॉडली पसंद किया जाए। दूसरी तरफ उसको बहुत सारे लोग नापसंद भी नहीं करते, यानी नापसंद करते हैं। तो वो यानी इतना वो करिस्मेटिक और उसमें नहीं आता करिश्मा में। तो लिहाजा ये जो है ट्रू होगा सिटिंग पार्टी के लिए, यानी सिटिंग पार्टी के हक़ में जाएगी ये बात, जैसे इससे पहले उसके अगेंस्ट गई। अब हम देखते हैं कि ये मॉडल यानी कैसे काम करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो प्रेडिक्ट द आउटकम, अब हम सिर्फ गिनेंगे कितने फॉल्स हैं और कितने सही हैं। अगर 6 और उससे ज़्यादा जो है फॉल्स हो गए तो सिटिंग पार्टी जो है वो हार जाती है और नई पार्टी जीत जाती है। और अगर 5 या उससे कम जो है फॉल्स हैं तो सिटिंग पार्टी जीत जाती है। और इसका हिस्टोरिकल सक्सेस इतना है कि जब से उन्होंने ये बनाया 1984 से पूरे एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया है, और इसकी एक्यूरेसी 1860 के पूरे इलेक्शन सही प्रेडिक्ट करती है। तो वो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बेशक कितने भी पोल्स हों कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या कुछ होगा, वो ये कहते हैं कि नहीं होगा ऐसा। तो ये जो है रोड मैप ऑफ 13 कीज़ अब हम देखते हैं तो कितनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 हैं जो फॉल्स हैं, बाकी सारी जो है वो ट्रू हैं सिटिंग पार्टी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पार्टी मैंडेट, इनकम्बेंसी, फॉरेन और मिलिट्री सक्सेस और इनकम्बेंट करिश्मा, 4 जो है सिर्फ इसमें फॉल्स हैं, बाकी पूरे जो है ग्रीन है। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि कमाला हैरिस जो है बकौल एलन लिचमैन के इलेक्शन जीत जाएंगी। 6 सितंबर की उनकी प्रेडिक्शन है, ये उन्होंने एनालिसिस किया था 6 सितंबर में। तो उन्होंने यही कहा कि पोल्स कुछ भी हों, और उनका कहना ये है कि बहुत लोगों ने उनसे ये भी कहा था 2016 में, जब उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, कि वो तो जीत ही नहीं सकता और ऐसा आदमी है और वैसा आदमी है, तो फिर वो जीत गया था। तो वो यही कह रहे थे कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पोल्स बिल्कुल उल्टे जा रहे होते हैं। जैसे अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ऊपर है, लेकिन उनकी अभी भी जो बात है वो ये है कि वो कहते हैं कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमेशा देखा है कि ये कीज़ जो हैं हमेशा सही बताती हैं बिल्कुल कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने तकरीबन इलेक्शन से 2 महीने से पहले प्रेडिक्शन दे दी थी कि कमाला हैरिस जो इलेक्शन जीत जाएगी, इस बेसिस में जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं और आपको बताएं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।